So finally, again we are back with the video of electrostatics and आज हम लोग बेसिकली परमिटिविटी वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कूलम्ब्स लॉ में आप लोग को बता के छोड़े थे कि इसको हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर क्योंकि जरूरत भी है उसका और वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह का हम डील करने वाले हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले आज हम चाहेंगे कि एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स का बोर्ड लेवल का आप कह सकते हैं या फिर जेईई के लेवल 1 का क्वेश्चन आप करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका थ्योरेटिकली आप कितने एनहांस्ड है कि नहीं, आपको पीछे का चीज याद है कि नहीं। देखो तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो पूरा लिख देते हैं, experiences the electrostatic force of, तो ये क्वेश्चन है पूरा कि 2 इलेक्ट्रॉन experiences the electrostatic force equal to half of their weight in air, find distance between them। कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है जब हवा में रखा गया, बेसिकली देखो हम तुम लोग को बोल चुके हैं हवा का मतलब होता है वैक्यूम, हवा दोनों बात बराबर है। तो जब वैक्यूम में या हवा में रखा गया तो जो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो उसके वेट का आधा है, तो बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या रहा होगा दोनों इलेक्ट्रॉन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो तो ट्राई करो तो एकदम हमको लगता है 1 मिनट भी नहीं लगे बनाने में। अटेम्प्ट लो तो क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोग अटेम्प्ट ले लिए होंगे। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, बहुत आंसर भी आ गया होगा, इसलिए देख रहे हो कि हम पूरे आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, यहां से अपना सॉल्व कर लेना जो भी है। ठीक है, देख लो समझ लो। देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब रखा गया है हवा में या वैक्यूम जो भी कहो, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दे रहा है क्वेश्चन में वो कह रहा है वेट का लग रहा है, तो बताइए डिस्टेंस कितना है दोनों में, कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेम चार्ज होगा दोनों पर, -1.6 × 10⁻19 कूलम, तो दोनों का दोनों सेम जगह चार्ज है, तो जो रिपल्सन होगा वही हम इस एरो से दिखाएंगे, देखिए रिपल्सन हो रहा है। अब कहा गया बताइए डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, तो बताओ तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, k q1 q2 क्या होगा r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ही होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k का जो होता है k का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से पुट करेंगे 9 × 10⁻9, 4 से ज्यादा 1.6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहां भी 1.6 दोनों इलेक्ट्रॉन है। तुमको कैसा माइनस याद रहता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन पुट करें क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो बाबू मेरे इसीलिए कूलम्ब्स लॉ में बोल दिए थे कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यहां पर आप सिर्फ इस फार्मूला में k q1 q2 में चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, आपको उसके नेचर से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए माइनस साइन से हम मतलब नहीं रखेंगे। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करके दोनों इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नहीं पता है, छोड़ दी। अब जो दिया गया फोर्स है वो वेट का आधा है, तो वेट का मतलब क्या होगा mg, और उसका आधा मतलब mg/2। अब सबका वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg का वैल्यू 10 2 रह गया, कार्डबोर्ड यहां से डिस्टेंस r² सॉल्व कर लेना। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक है, नोट करिए। तो पिछला क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे अच्छे से, समझिए, कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा से ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट से सही क्वेश्चन है, ईच इक्वल टू 4 कूलम आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस at x इक्वल टू 1, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज 2, तीसरा 3, चौथा 4, ठीक है, फिर उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ करके बढ़ते चलेगा। ठीक है, अच्छा इस सवाल में शायद एक करेक्शन है, x इक्वल टू नहीं ये एक मिनट रुक जाओ, x इक्वल टू 1 2 फिर 4 है, फिर 8 है, फिर अगला 16 होगा, मतलब 2 गुना, एक पहला 1 पर है, फिर दूसरा 2 पर है, फिर तीसरा 4 पर है, चौथा 8 पर है, और सो ऑन करके इंफिनिटी तक रखा गया है। कितना कूलम का चार्ज, 4 कूलम माइक्रो कूलम का चार्ज। तो कहा गया है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, कि समझो इस क्वेश्चन को पहले बनाना तुम लोग खुद से, नहीं तो बहुत आदमी इसको पॉज करके अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के बना दोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हम लैंग्वेज और तोड़ देते हैं। ठीक है, जिनको खुद से है कि हम खुद से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज पढ़ के पॉज करके बनाएं, जिनको है कि थोड़ा समझने के बाद बनाएंगे तो वो पहले समझे क्वेश्चन और अच्छे से। ये देखो कहा है एक्स एक्सिस है, इसके ऑरिजिन पर रखा गया है कितना, 1 कूलम का चार्ज, मान लो वो ऑरिजिन। अब कहा गया है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, कि इस एक्स एक्सिस पर बहुत सारा चार्ज रखा गया है, लेकिन सारा चार्ज का वैल्यू 4 ही माइक्रो कूलम का, कहां रखा गया है, तो x इक्वल टू 1 पर रखा गया पहले 4 माइक्रो कूलम, फिर x इक्वल टू 2 पर रखा गया 4 माइक्रो कूलम, फिर x इक्वल टू 4 पर रखा गया 4 माइक्रो कूलम, फिर x इक्वल टू सो ऑन 8 पर रखा गया 4 माइक्रो कूलम,
फिर 16 पर, फिर 32 पर, फिर 64 करते करते ये सीरीज कहां तक गया है, इंफिनिटी पर रखा गया है, x इक्वल टू इंफिनिटी पर रखा गया है 4 माइक्रोकूलम। तो कहा जा रहा है, देखो तो अब देखो तो सब का नेचर से ना 1 कूलम प्लस 4 कूलम, 1 प्लस 1 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस सारा का पॉजिटिव साइन है, तो ये चार्ज भी क्या करेगा, रिपेल करेगा इसे, इसको धकेलेगा 1 कूलम को, क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। यहां वाला भी चार्ज इसको रिपेल करेगा, यहां वाला भी चार्ज इसको रिपेल करेगा, मतलब हर एक चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। समझ में आ गया वो क्वेश्चन कि अगर यहां पर ऑरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और x इक्वल टू 1 2 4 8 16 32 so on पर हर एक जगह पर लोकेटेड पॉइंट पर 4 कूलम का चार्ज है, तो ये सारा अरेंजमेंट मिलके इस 1 कूलम वाले पर कितना फोर्स लगेगा। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन आप बनाओ। तो बहुत बच्चे बना भी लिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जीपी का ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं। तो देखो तो बेसिकली आपको निकालना है कि इस 1 कूलम वाले पर ये सारा सिस्टम मिलकर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो तो इस पर फोर्स मल्टीपल चार्जेस लगा रहा है, तो हम क्या बोले थे, जैसे ही मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगाएगा तो ये किसका क्वेश्चन बन गया, सिंगल चार्ज पर सारा बहुत सारा सिस्टम ऑफ चार्ज मिलकर फोर्स लगा रहा है। और जब भी एक किसी चार्ज पर सिस्टम की वजह से नेट फोर्स निकालना हो तो क्या लगाते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही तो था कि किसी भी एक चार्ज पर बाकी सारा चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा, ये भी, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो ये जितना फोर्स लगा है 1 पर रखा हुआ, फिर जितना फोर्स लगा है 2 पर रखा हुआ, फिर जितना फोर्स लगा है 4 पर रखा हुआ, फिर जितना फोर्स लगा है 8 पर रखा हुआ, 4 इंफिनिटी पर रखा हुआ, 4 सारे फोर्स को निकाल के जोड़ दो, तुमको नेट फोर्स ये वाला जो रिजल्ट है, ये नेट फोर्स वाला ये चीज, ये नेट फोर्स तुमको पता चल जाएगा। लेकिन जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर का साइन हटा देंगे। चलिए आगे निकालते हैं, ठीक है। तुमको अगर सर यहाँ पर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने का जरूरत क्या नहीं है, कि दो वैक्टर को जोड़ने के लिए a प्लस b को जोड़ने के लिए तो आप क्या करते हैं कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पर आप वो चीज नहीं करें, सीधा करें। तो बाबू मैंने हम क्या बोले थे कि अगर कोई भी वेक्टर सेम लाइन पर हो तो उसमें आप सिंपली उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि एंगल 0 बनता है, ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर और उसका रूट, मतलब सिंपल ये कितना हो जाएगा a प्लस b। तो हम क्या बोले थे कि सेम लाइन में अगर कोई फोर्स होगा तो सिंपली तुम उसको जोड़ दोगे। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं, सारा फोर्स एक ही लाइन में ऐसे लग रहा है तो सबको चुपचाप जोड़ देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, k q1 q2 r स्क्वायर। तो चलो k q1 q2 क्या पुट करेंगे, यहाँ पर r स्क्वायर पुट करेंगे। तो k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 टू द पावर 9। पहला चार्ज कितना है 1 कूलम, कौन लगा रहा है फोर्स 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का साइन चेंज कर लो कूलम, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ठीक है। दूसरा फिर फोर्स कितना हो जाएगा, तो कौन लगा रहा है फोर्स, k का वैल्यू कितना होता है k q1 q2 r स्क्वायर, हर फोर्स का फॉर्मूला था। k का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 इस पर लग रहा है, 1 पर कौन लगा रहा है 4, इसका माइक्रोकूलम कूलम में चेंज कर लो, डिस्टेंस कितना है 2, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर तीसरा फोर्स कौन लगाएगा, देखो चौथा पर रखा हुआ बॉडी 4 x = 4 पर, कि क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 r स्क्वायर। k का वैल्यू कितना किस पर लग रहा है 1 कूलम पर, कौन लगा रहा है 4 माइक्रोकूलम पर, ऐसा ही में चेंज कर लेंगे। और डिस्टेंस कितना है तो 4। अब देखो यहाँ पर सो ऑन करके इंफिनिटी तक बढ़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, कॉमन लो, वैल्यू सॉल्व करो, काम खत्म है हम लोग का। यहाँ 9 × 10 टू द पावर 9, 4 × 1 4, और ये हर में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, सो ऑन 1/1 स्क्वायर 1 हो गया 1। अब देखो तो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर को 1/4 लिख देते हैं, 1/4 स्क्वायर को 1/16, 1/8 स्क्वायर को फिर 1/64 कर दे, सो ऑन बढ़। और एक और चीज कर लिया कि 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 9 को सॉल्व करके 10 टू द पावर 3 लिख दिया। अब देखो इस इनफाइनाइट सीरीज को जोड़ना है, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें कि कॉमन रेशियो तुम्हारा कितना है, कॉमन रेशियो जो देखो यहाँ पर 1 4 16 64, मतलब हर बार 4 का गैप से बढ़ रहा है। पहला 4, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो ये आ गया, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो ये आ गया, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो ये आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर तुम्हें मिल जाए तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है तरीका a/1 - r। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है a/1 - r, जहां पर a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, 1 क्या है सिंपली एक नंबर है। ऐसा नहीं कि यहां पर इसको इसको सेम होना होगा, ये जरूरी नहीं है। ये संयोग से इस कंडीशन में क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है और जो यहां नंबर है वो सेम है। यहां 1 होगा ही होगा, हो सकता है यहां पर 5 6 7 कुछ भी हो जाए, लेकिन यहां नीचे हमेशा 1 होगा। चलो तो फर्स्ट टर्म कितना होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r। r क्या है यहां पर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब पहले को दूसरे से डिवाइड करो, जो रेशियो मिला पहले को दूसरे से डिवाइड करो कितना मिलेगा, देखो तो 1 / 4 1/4, 4 / 16 1/4, 16 / 60 64 1/4,
तो वही कॉमन रेशियो है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है। चलो पुट करते हैं, a फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 तो नंबर सिंपल है और बाय कॉमन रेशियो 1/4। अगर सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से काट के जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा तुम्हारा नेट फोर्स। ठीक है, पास में आ गया होगा, सिंपल सी क्वेश्चन था। इसको नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीट कर लेना। तो ये था न्यूमेरिकल पोर्शन, छोटा मोटा 2-3 न्यूमेरिकल। अब देखेंगे हम लोग थ्योरी पर फिर से वापस आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट पे याद करो, जब कूलम्ब लॉ करवा रहे थे तो एक चीज बोले थे F = K Q1 Q2 R²। ये मान मैग्नीट्यूड है तो मॉड लगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ये सारा ये ऐसे ही लिखना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर फॉर्म में भी एकदम कंप्लीट जैसा था कूलम्ब लॉ। चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या होता है कैसे होता है। जब लॉकडाउन से पहले जब क्लास चल रहा था सारा प्रॉपर्टी का डिटेल में, क्यों होता है चार्ज, कहां से आता है चार्ज, क्या जरूरत है चार्ज का, ठीक है, सारा चीज। चार्ज डिस्टेंस तो आप लोग जानते ही क्लास में। ये टर्म काफी अच्छा है के, इसको लाइटली मत लेना। के बहुत जबरदस्ती होता है। के की वैल्यू का अगर बात करें, सुनते चलना 2 मिनट, के का वैल्यू जो निकलता है वो कैसे निकलता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन, ये ग्रीक नोटेशन से है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। अब समझना, के का वैल्यू हर समय ये ऐसा होता है। और के क्या होता है याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है। याद करो जब कूलम्ब लॉ करवा रहे थे तो हम बोले थे कि किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और साथ साथ के पर मतलब मीडियम पर भी डिपेंड करता है। जैसा मीडियम वैसा फोर्स लगता है। तो अब हम समझेंगे कि इस के का मतलब क्या है। हम वहां तो बोल देंगे चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अब वो मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है, तो मीडियम पर इस के थ्रू डिपेंड करता है। और इस के का वैल्यू कितना होता है, तो इस के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा रहे, तुम लोग बेसिकली बुक में पढ़ते होंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वैक्यूम ही है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, इसलिए हम सिंपल ले रहे हैं, एकदम जनरल कोई मीडियम ले रहे हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो तो के की अगर हम कहें तो चलिए ठीक है, के के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग तो हां सर समझ गए हैं, 1 तो एक नंबर है, 4 पाई भी चलिए एक नंबर है। लेकिन एप्सिलॉन अगर हम अच्छे से समझ जाए तो के भी हम अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि के को समझने के लिए सारा चीज इसको समझना पड़ेगा, एप्सिलॉन को। और इस एप्सिलॉन का नाम होता है, याद रखना एकदम, अगर एप्सिलॉन लिखने के लिए लिखना एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो परमिटिविटी। बस में है, जैसे कहीं कहीं पर हम फोर्स के लिए F लिखते हैं, चार्ज के लिए Q लिखते हैं, तो वैसे ही एप्सिलॉन किसके लिए लिख रहे हैं, तो एप्सिलॉन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मतलब क्या होता है, परमिटिविटी। ये जैसा नाम है उसका ठीक उल्टा के लिए खेलता है, परमिटिविटी। देखेंगे इसमें, लेकिन एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परमिटिविटी। और बच्चा का ध्यान 4 पाई पे नहीं जाता है, वो 4 पाई में नंबर समझ के छोड़ देता है, लेकिन 4 पाई इतना बड़ा खेल खेल जाता है कि बच्चा को एहसास भी नहीं हो पाता है। लेकिन पहले एप्सिलॉन समझेंगे फिर 4 पाई पे आएंगे जैसे। तो अब हम बोले कि ये एप्सिलॉन क्या है, तो तुमको याद रखना है कि एप्सिलॉन एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है परमिटिविटी नाम का, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब परमिटिविटी क्या होता है, इस पर आते हैं। परमिटिविटी क्या होता है, समझना ध्यान से। परमिटिविटी जो होता है बेसिकली तुम समझोगे कि किसी परमिशन का नाम है, या ये सपोर्ट वपोर्ट कुछ कर रहा है, तो जी नहीं। परमिटिविटी जो एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन कहो, ये परमिटिविटी जो होता है ये सपोर्ट मतलब परमिशन किस चीज का देता है, तो फोर्स लगाने का नहीं, फोर्स को रोकने का। ये परमिशन है, बिल्कुल मीडियम भी देता है, बिल्कुल है। परमिटिविटी एक तरह का परमिशन है जो कौन देता है, मीडियम। ठीक है, और किस तरह का परमिशन है, रिस्ट्रिक्टिंग परमिशन। रिस्ट्रिक्टिंग परमिशन, बस में आ गया। फिर सुनो,
परमिटिविटी एक तरह का परमिशन है जो मीडियम देता है, और किस तरह का परमिशन है, तो सपोर्टिंग परमिशन नहीं है, ये अपोजिंग परमिशन है। जैसे मान लो कि तुमको घर में खेलने के लिए जाना है, तुम्हारे पापा तुमको अलाउ कर दिए खेलने के लिए, लेकिन बोल दिए कि ठीक है हमको तुम यहाँ पर 5 बजे से पहले घर में चाहिए। तुम्हारा लिमिट कर दी तुमको कि तुम ठीक है तुम जाओ एंजॉय करो, लेकिन इससे ज्यादा तुम नहीं जा सकते हो। तो ठीक उसी कुछ तरह का काम करता है परमिटिविटी। ये करता क्या है, देखो मान लो 2 चार्ज कौन रखे, Q1 और Q2 को रखे, किसी भी मीडियम को नहीं पता, एयर, वाटर, ग्लास, माइका, कहीं भी वैक्यूम नहीं रखा। अब 2 चार्ज जैसे ही दूसरे को देखेगा तो दूसरे पर फोर्स लगाने के लिए दौड़ेगा। तो ये मीडियम क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल्स को एक मैसेज देगा, एक कमांड देगा कि जाओ देखो ये 2 चार्ज फ्री होकर जो फोर्स लगाना चाह रहा है उसको रोको, उसके फोर्स को लिमिट कर, उसके फोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर, उसको फ्री मत छोड़ो कि तुमको जितना फोर्स लगाना है लगाओ, उसके फोर्स को लिमिट कर। तो ये परमिशन जो है मीडियम देता है, लेकिन अपने पार्टिकल्स को देता है क्या करने के लिए, तो 2 चार्ज के बीच के फोर्स को घटाने के लिए, 2 चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को हैम्पर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। वो चार्ज को एकदम फ्री नहीं करता कि अच्छा बाबू जाओ चार्ज एकदम फुल फोर्स लगाओ, नहीं, वो अपने पार्टिकल्स, इसलिए अपने पार्टिकल्स को बोलेगा, ये अपने अंदर के पार्टिकल्स को बोलेगा कि अच्छा देखो तो 2 चार्ज हमारे अंदर आ गया है और वो आपस में फोर्स लगाना चाह रहा है, जाओ उसके फोर्स को रोको और इतना से रोक देना। बस वही काम कुछ परमिटिविटी, वही चीज परमिटिविटी है जो मीडियम देगा अपने एटम्स मॉलिक्यूल्स को कि किसी भी 2 चार्ज के फ्री इंटरेक्शन को हैम्पर करो, किसी भी 2 चार्ज के इंटरेक्शन को रोको, उस पर लिमिट लगाओ। तो यही है, ये इसीलिए हम लिखे थे कि यहां पर जो k = 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन एक परमिटिविटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कौन देता है, जो क्या है, तो वो एक परमिशन है जो मीडियम देता है अपने अपने एटम मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, तो किसी भी 2 चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उस पर लिमिट लगाने के लिए, उसको औकात में रखने के लिए, उसको रोकने के लिए। इतना ही, ठीक है, तुम वो फोर्स लगाना है लगाओ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो यही था परमिटिविटी का सिंपल सा कहानी। अब तुम खुद सोच के बताओ तो परमिटिविटी सबसे ज्यादा कहां होगा, या तुम खुद सोचो कि फोर्स एकदम सिंपल बात करते हैं कि फोर्स सबसे ज्यादा कहां होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो किसी 2 चार्ज Q1 Q2 को हम रखेंगे, तो सबसे ज्यादा उस पर फोर्स कहां लगेगा, तो जहां पर उसमें मीडियम सबसे कम डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। और मीडियम सबसे कम डिस्टरबेंस कब क्रिएट करेगा, तो मीडियम डिस्टरबेंस, सोचो कि मीडियम डिस्टरबेंस किसके थ्रू क्रिएट कर रहा है, तो मीडियम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है अपने पार्टिकल्स के थ्रू, कि अपने पार्टिकल्स को कमांड कर रहा है कि जाओ इसके फोर्स को रोको। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स कमना शुरू करेगा या ये पार्टिकल रिस्पांस कम करना शुरू करेगा मीडियम का, तो इसके फोर्स को वो रोकना भी कम करेगा। तो बेसिकली परमिटिविटी जो होता है वो अगर फोर्स को रोक रहा है तो फोर्स सबसे ज्यादा वहां पर होगा जहां परमिटिविटी सबसे कम होगा, जहां हिंड्रेंस सबसे कम होगा, और सबसे कम दिक्कत कहां पर होगा, जहां पार्टिकल ही नहीं हो, मतलब कहां पर वैक्यूम। बात समझ आ गई। इसीलिए किसी भी 2 चार्ज के बीच में, अगर किसी भी 2 चार्ज को वैक्यूम में रखोगे तो वैक्यूम में तुम ध्यान से देखो, वैक्यूम में उसका परमिटिविटी सबसे कम होगा, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल ही नहीं है, तो वैक्यूम किसको कमांड करेगा कि जाओ इसके फोर्स को रोको, किसी को नहीं कर पाएगा। तो अपने पार्टिकल को परमिशन ही नहीं दे पाएगा। जब पार्टिकल को परमिशन ही नहीं मिलेगा फोर्स को रोकने का, तो फोर्स कहां से कम करेगा, और फोर्स अगर कम करेगा नहीं तो फिर फोर्स एकदम ज्यादा होगा। तो चूंकि वैक्यूम के अंदर पार्टिकल होता ही नहीं है, तो परमिशन मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से परमिटिविटी सबसे कम होता है। ये नहीं बोले खत्म होता है, खत्म नहीं होता है, परमिटिविटी सबसे वहां पर क्या होता है, कम होता है। और परमिटिविटी सबसे कम होने की वजह से देखो परमिटिविटी एकदम घट गया, तो परमिटिविटी और के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो परमिटिविटी घटेगा तो के क्या होगा, बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैथमेटिकल ऐसे भी समझ सकते हो, बात समझ आ गया होगा। तो यहां पर इसका परमिटिविटी का यही से चलिए हम परमिटिविटी को लिख लेते हैं एक बार, जो भी समझे। तो हेडिंग कीजिए परमिटिविटी, हेडिंग कीजिए परमिटिविटी, लिखिए परमिटिविटी इज अ परमिशन, permittivity is a permission of restricting nature granted to
charged particles, granted to charged particles through the atoms and molecules of medium, through the atoms and molecules of medium, to limit its electrostatic interaction, to limit its electrostatic interaction, limit its electrostatic interaction by creating its opposing electric field. इस बात को बस लिख लो, बाद में समझेंगे. by creating its opposing electric field. ठीक है, कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं समझाया, बस लिख लो, इस अगले वीडियो में ये आएगा. ठीक है, तो चलिए, तो ये था बेसिकली आपका परमिटिविटी का कहानी. देखो तो बोर्ड पर अब एक चीज लिखा हुआ है. ठीक है, परमिटिविटी. तुम ध्यान से देखो, परमिटिविटी और इसमें रिलेशन बता चुके हैं कि परमिटिविटी देखो यहाँ पर K इक्वल टू क्या होता है 1/4 यहाँ पर एप्सिलॉन. जितना ज्यादा परमिटिविटी का काम क्या होता है, फोर्स को रोकना. तो जितना ज्यादा परमिटिविटी फोर्स उतना ही कम. और मैथमेटिकली देख सकते हो कि परमिटिविटी जितना ज्यादा K उतना ही कम. और K और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो K जितना कम फोर्स उतना ही क्या होगा, कम होगा. तो बेसिकली परमिटिविटी अगर किसी मीडियम का हम बोलते हैं परमिटिविटी E1 है, किसी मीडियम का परमिटिविटी E2 है, और हम कहते हैं कि परमिटिविटी मीडियम 1 का ज्यादा है मीडियम 2 से, तो मीडियम 1 का परमिटिविटी ज्यादा है, तो परमिशन किसी का ज्यादा है, फोर्स लगाने का नहीं, फोर्स को रोकने का परमिशन ज्यादा है. तो अगर मीडियम 1 में फोर्स को रोकने का परमिशन ज्यादा है और मीडियम 2 में फोर्स को रोकने का परमिशन कम है, तो जरूर मीडियम 2 में फोर्स ज्यादा होगा. बस में आ गया. जिसमें परमिशन ज्यादा फोर्स को रोकने का, उसमें तो फोर्स कम ही ना लगेगा. जिसमें परमिशन कम मिलेगा फोर्स को रोकने का, उसमें फोर्स कम रुकेगा. तो परमिटिविटी और फोर्स क्या होता है देखे भी हो तुम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो लिख लो इस बात को, परमिटिविटी and electrostatic interaction is inversely proportional to each other. Permittivity and electrostatic interaction is inversely proportional to each other. For example, अगर इसको लिख लो, ये दो चीज. ठीक है, अब याद रखना, अगर मीडियम तुम्हारा वैक्यूम है, मीडियम क्या है तुम्हारा वैक्यूम, तो वैक्यूम होने की वजह से वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, तो वैक्यूम में हम क्या नॉट लगा देते हैं. अच्छा एक बात याद रखना कि भले ही वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई परमिशन भी नहीं होगा फोर्स को रोकने का. क्योंकि बच्चा थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेता है कि अच्छा कोई पार्टिकल ही नहीं है तो फोर्स को रोकने का परमिशन नहीं होगा. नहीं, ऐसा बात नहीं है. वहां कोई पार्टिकल नहीं है, सही बात है, लेकिन वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होने की वजह से डिस्टरबेंस बहुत कम होगा. बहुत कम का मतलब ये नहीं कि एकदम खत्म ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा, लेकिन सबसे कम होगा. जैसे जैसे मीडियम आएगा पार्टिकल बढ़ेगा, डिस्टरबेंस बढ़ेगा. तो कहीं ना डेंसिटी पर डिपेंड करता है, देखेंगे इस चीज को आगे. तो खैर, तो ये अगर मीडियम वैक्यूम होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है. वैक्यूम मतलब बहुत कम, कुछ नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे. फॉर वैक्यूम हम क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मान लो अगर वाटर है तो K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर, एक ग्लास G ऐसे करके ना देखते चलना. ठीक है, और इस वैक्यूम में अगर हम बात करें तो वैक्यूम में इस परमिटिविटी का वैल्यू मतलब फोर्स को रोकने वाला जो फैक्टर है उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर. इसका यूनिट अपना देख सकते हो आराम से, यूनिट देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से देख सकते हो. इसका यूनिट यहां पर पुट करके सॉल्व कर दोगे. ठीक है, यूनिट तो सॉल्व कर लोगे ना जी, यूनिट में क्या दिक्कत है. F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारा Q1 Q2/r². एप्सिलॉन का इसको निकालना है, इसको इधर करो. एप्सिलॉन का यूनिट देख लो क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई फोर्स को इधर ले आओ और Q1 Q2 बाय क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर. अब देखो तो 1 एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा, 4 पाई एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा. फोर्स का यूनिट क्या होगा, ध्यान से देखो तो फोर्स का, अच्छा ये ऊपर नहीं, और चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज इनटू चार्ज कूलम स्क्वायर, और नीचे में फोर्स है तो न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर. तो इसका ये हो गया यूनिट. ठीक है, याद में कहीं कोई दिक्कत, तो इसका यूनिट ये होगा. जिसको दिक्कत है लिख लो SI यूनिट, नीचे में लिखना SI यूनिट, और परमिटिविटी इज इतना, लिख लो SI यूनिट और परमिटिविटी इज इतना, और डायमेंशन लिख लो परमिटिविटी का कितना होता है. तो पुट करके सॉल्व आराम से कर लोगे, 11 का चीज है. तो डायमेंशन कितना होता है परमिटिविटी का, तो m² लिखा हुआ होगा. देख लो m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये था परमिटिविटी का सिंपल कहानी. एक डेफिनेशन है परमिटिविटी का लिखवाएंगे लास्ट में, लेकिन वो डेफिनेशन जब अगला एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टॉपिक फिर से उठाएंगे, थोड़ा उस टॉपिक बाद उसमें कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ठीक है,
तो चलिए, तो ये था परमिटिविटी का बेसिक है। और डाटा के लिए लिख लो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है, वैक्यूम के परमिटिविटी का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होता है, इतना होता है, और वाटर का परमिटिविटी कितना लिख लो। अच्छा, ट्रेंड दिख रहा होगा, देखो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कम है परमिटिविटी ऑफ वाटर से। वैक्यूम का परमिटिविटी 10⁻12 के ऑर्डर का है, मतलब 100 गुना इससे कम है ये। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल ही नहीं है, तो पार्टिकल नहीं तो परमिटिविटी सबसे कम है, परमिटिविटी सबसे कम है, तो फोर्स लगाने में चार्ज में सबसे कम दिक्कत हो रहा है। और जितना जितना कम परमिटिविटी के उतना ज्यादा, के जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा, इसलिए वैक्यूम में फोर्स क्या लगता है, सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, वैक्यूम में फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिख लो तो थोड़ा परमिटिविटी का इसको करवाएंगे, तो 2-3 टॉपिक बाद। इट इज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ability of substance to store electrical energy in electric field। चलो, तो ये था सिंपल कहानी। अब देखो तो तुमसे अगर फिर से वही रटा रटा क्वेश्चन पूछते हैं कि परमिटिविटी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो परमिटिविटी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, वैक्यूम में होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या है उसका जरूरत कि परमिटिविटी रिस्ट्रिक्ट्स, ये क्वेश्चन ऑल इन वन में मिलेगा या आर्टिकल में मिलेगा, ये क्या करता है, तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन two charges by क्या, generating its own electric field। इस बात को लिख लेना, physically permittivity restricts electrostatic interaction by generating its own electric field। तो ये था बेसिक चीज परमिटिविटी का। ठीक है, अब चलिए, अब बताओ तुमसे एक बात हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि डाटा सही नहीं है, लेकिन मान लो अगर हम लिखते हैं कि परमिटिविटी ऑफ ग्लास, हम मान लो कुछ भी लिखते हैं 3.1 × 10 टू द पावर, मान लो कुछ भी लिखते हैं, मान लो -11 कुछ भी लिख देते हैं, चलो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तुम खुद सोच के बताओ तो तुम्हारे लिए क्या याद रखना आसान है, सोचना। तुम्हारे लिए ये याद रखना आसान है कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इतना होता है, फिर परमिटिविटी ऑफ वाटर इतना होता है, परमिटिविटी ऑफ ग्लास इतना होता है, सो ऑन सो फोर्थ, हजारों मिलियन करोड़ों मीडियम सबका याद रखना फैक्टर। तुम्हारे लिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से याद रखना इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हारे लिए किस तरह से याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अच्छा वाटर का परमिटिविटी वैक्यूम कितना गुना होता है, 3 गुना, ग्लास का परमिटिविटी वैक्यूम के 5 गुना होता है। ये याद रखना आसान है, ये पूरा वैल्यू याद रखना आसान है। तो अब ये से बात है, हमको नंबर याद रखना आसान है कि परमिटिविटी जो होता है वो ऐसे करके, मान लो कोई मीडियम माइका, तो माइका का परमिटिविटी मान लो बोलते हैं कि कुछ 6.63 × 10 टू द पावर -9। ये याद रखना आसान है कि तुमको ये याद रखना आसान है कि अच्छा माइका का परमिटिविटी वैक्यूम का 10 गुना 20 गुना ऐसा है। तो अब ये सब बातें नंबर को याद रखना आसान है। तो इसीलिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक टर्म क्या करवाया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो क्या होता है समझो। रिलेटिव परमिटिविटी एक तरह का नंबर है जो तुमको इस बात का आइडिया देता है, रिलेटिव परमिटिविटी एक तरह का नंबर है जो तुमको इस बात का आइडिया देता है कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी का कितना गुना है। बात को समझना, जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि अच्छा परमिटिविटी ऑफ वाटर ये निकला, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ये निकला। अगर दोनों को डिवाइड किए, मान लो कि इसको इससे डिवाइड करो, मान लो एग्जांपल ले, मान लो नंबर आ गया कुछ 3, मान लो 3 नहीं आ रहा, एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 3 आ गया, तो उस केस में यही 3 जो फैक्टर आया इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फायदा क्या है, देखो तो फायदा क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो EW इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लिखते हैं ER से लिखेंगे, वैसे ER से देखो ER इनटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। इससे फायदा क्या हुआ, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी पता चल गया तो तुमको उसका अपना परमिटिविटी भी पता चल जाएगा, तुमको उसका अपना परमिटिविटी भी आराम से पता चल जाएगा। कैसे, तो रिलेटिव परमिटिविटी से उसके वैक्यूम के परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करो, रिलेटिव परमिटिविटी जो भी है उससे तुम किसको मल्टीप्लाई कर दो, वैक्यूम के परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आसान और याद भी रखना आसान है कि अच्छा वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 3, तो आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि 3 को मल्टीप्लाई करो एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी फिजिकली क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, इस बात को लिखो तो instead of mugging up permittivity of every medium, mugging up मतलब याद करना, instead of mugging up permittivity of every medium, it is easier to introduce the ratio
by which permittivity could be defined, by which permittivity of medium could be defined, by which permittivity of medium could be defined। ठीक है, जरूरत तो लिखवा दी है। बच्चा ये नहीं समझता रिलेटिव परमिटिविटी का जरूरत क्या है, तो जरूरत ये है कि हम सबका इतना बड़ा बड़ा वैल्यू नहीं याद कर सकते हैं। हम जान रहे हैं भाई कि सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम का है, और फिर जितना भी होगा सबका परमिटिविटी ज्यादा नहीं होगा, तो वैक्यूम के परमिटिविटी में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मीडियम का परमिटिविटी मिल जाए, तो वही है वैक्यूम के परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है मीडियम का परमिटिविटी। तो वैक्यूम के परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है मीडियम का परमिटिविटी, वही कौन बताएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका कुछ रिलेटिव स्पीड से मत समझ लेना कि v1 v2 सब जो पढ़े थे, नहीं, रिलेटिव बहुत आसान है। रिलेटिव परमिटिविटी एक ड्रामा है, सिंपल का रेशियो है। ये रेशियो क्या है, डिटरमाइन करवा देगा कि एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम से कितना बड़ा है, मतलब वैक्यूम के परमिटिविटी में हम क्या मल्टीप्लाई करें इस मीडियम का परमिटिविटी पता चल जाए। और काफी आसान याद रखना, इसलिए सारे बुक वगैरह में तुमको ऐसा ही मिलेगा 3 4 5 4.6 ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो तो रिलेटिव परमिटिविटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, जरूरत क्या रिलेटिव परमिटिविटी का, फिर समझ में आ गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हम क्या बताएं कि परमिटिविटी ऑफ, ये जो चीज अब लिखे थे कि जरूर हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ परमिटिविटी कम ही होगा, सॉरी परमिटिविटी ज्यादा नहीं होगा, तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, कितना होगा, इसको निकालने के लिए जो सबसे कम परमिटिविटी है उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, इस मीडियम का परमिटिविटी पता चल जाएगा। तो ईआर क्या लिख सकते हो, देखो तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है कि नहीं है, परमिटिविटी ऑफ अरेंज कर लेंगे तो ईआर कितना आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो लेट्स गो बात रिलेटिव परमिटिविटी को, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, it is defined as a ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum, permittivity of medium to the permittivity of vacuum। ठीक है, बस और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रिलेटिव परमिटिविटी पर। और रिलेटिव परमिटिविटी का जरूरत क्या है, तो ये सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि हमको ये याद रखना मुश्किल है मेरे लिए, तो एक नंबर ऐसा निकालना कि भाई इस मीडियम का परमिटिविटी उतना कौन याद रखेगा, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि अच्छा वैक्यूम का इतना गुना, 3 गुना 2 गुना ऐसे। ठीक है, चलो कहीं कोई दिक्कत। अब अगर रिलेटिव परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में तुम k को फोर्स को सबको ढाल सकते हो, कोई दिक्कत होगा। देखो तो रिलेटिव परमिटिविटी के नाम पर तुम सब कुछ खेल सकते हो, k वे सब कुछ निकाल लोगे। देखो कैसे, मान लो कोई दो मीडियम है, समझना इसी में लेके चलते हैं, कोई दो मीडियम है, एक है मीडियम वैक्यूम है ये, तो हम चलो वैक्यूम के लिए लिखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है k q1 q2 r2 वैक्यूम है, तो चलो नॉट लगा दिए हमने। ठीक है, और कोई मीडियम मान लो, कोई मीडियम m है, कोई मीडियम m ले लिए, क्या होगा km q1 q2 यार सेम डिस्टेंस सेम चार्ज। देखो तो ये आ गया। k का मतलब क्या होता है, k का मतलब अगर हम लिखें यहां पर, तो k का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1k मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। और यहां मीडियम का क्या होगा k मीडियम इज इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो तो 1/4 पाई, और मीडियम है तो एप्सिलॉन किसी मीडियम। कोई दिक्कत, हम बेसिकली अभी रिलेटिव परमिटिविटी जो पढ़ रहे हैं तो उसका हम सिर्फ अभी रिलेटिव परमिटिविटी को बच्चा समझता है बस परमिटिविटी ही पर ही डिफाइन है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी किसी पर डिफाइंड है, k पर भी डिफाइंड है, f पर भी डिफाइंड है, तो करते ही डिफाइन थोड़ा कैसे है। रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर है, तो देखो तो कैसे लिखोगे er इज इक्वल टू, अच्छा इसको मगर ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो तो 1/4 पाई, इस एप्सिलॉन को ऐसे लिख दो डिवाइडेड बाय 1/4 पाई, इसको नीचे लिया, कोई दिक्कत है। देखो तो अगर ऐसे लिखे तो 1/4 पाई से 4 पाई कट ही जाएगा, ये 1 है तो फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा, यहीं पहुंच जाओगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, k नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन m क्या है, k। एक रिलेशन ये भी आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, ये लिख लो इसको, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू k नॉट बाय km, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू k नॉट बाय क्या, km। इसको अच्छा क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू k नॉट बाय क्या है हमारा km। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहां से लिखना शुरू करना, फिर इसको लिख लेना। अब देखो तो क्या रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स से भी कोई रिलेशन निकल सकता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी बच्चा समझता है रिलेटिव परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी का रिलेशन है, नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी है लेकिन देखो पकड़ लिया किसको, k को। अब क्या रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स को भी पकड़ेगा, बिल्कुल पकड़ेगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी पर क्या आ गया मेरा k नॉट बाय कितना आ गया है, k है। कुछ नहीं करो, ये काम करो,
Q1 Q2 by R स्क्वायर से ऊपर में डिवाइड कर दो, Q1 Q2 by R स्क्वायर से नीचे में डिवाइड कर दो, देखो कटने वाला कट जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाओगे। अब देखो तो K0 Q1 Q2 by R स्क्वायर क्या है, देखो तो वैक्यूम का फोर्स, वैक्यूम का फोर्स, और Kn Q1 Q2 by R क्या है, मीडियम का फोर्स। एक और तरीका, ये डेफिनेशन कितना जबरदस्त है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो डिफाइंड एज, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको नोट कर लिए होगे सवाल में, अब लिखना, रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, इसको नोट कर लेना अच्छे से। और यहां पर एक बड़ा अच्छा ट्रेंड समझ में आएगा, देखो कि रिलेटिव परमिटिविटी को जब हम डायरेक्ट परमिटिविटी पर डिफाइन किए थे तो क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, लेकिन जब फोर्स में कर रहे हैं तो पलट गया खेल, अब मीडियम चला गया नीचे और वैक्यूम कहां चला गया ऊपर। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज F0 by Fm and relative permittivity is in terms of epsilon is defined as Em by epsilon m by epsilon naught। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना सारे। अच्छा एक बात बताओ तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट वगैरह होगा क्या, परमिटिविटी का यूनिट होगा, परमिटिविटी का डायमेंशन भी होगा, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट होगा क्यों, क्योंकि देखो यहां कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो सेम चीज का ये रेशियो है। ये देखो तो ये फोर्स और फोर्स का रेशियो है, यहां भी न्यूटन कट के खत्म हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है इसी वजह से, ठीक है। तो लिख लो रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लिख लेना इसको, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आज हम इस पर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगा, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले थ्योरी पूरा ब्रेक करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं एक बहुत जबरदस्त चीज में जो कि बताना बेहद जरूरी है। ये सारा तमाशा और खेल जो हम कर रहे हैं, परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वो, कूलम्ब स्क्वायर, दिस दैट, के पर ऐसे डिपेंड करेगा, फोर्स पर डायरेक्टली इनवर्सली, ये सारा खेल बस तभी तक होगा जब तक तुम ऐसा यूनिट में डील कर रहे हो, क्योंकि अगर जो तुम एक बार सीरियस यूनिट में घुस गए तो इस परमिटिविटी नामक कोई चीज होता ही नहीं। मतलब ऐसा में तुम लिखते हो क्या होता है, F is equal to K Q1 Q2 by R स्क्वायर, और फिर F is equal to K का वैल्यू 1 by 4 पाई, मानो वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, या कोई मीडियम है ऐसे। लेकिन सीजीएस यूनिट में ये K का वैल्यू कितना लिया जाता है, सीजीएस यूनिट में K का वैल्यू कितना लेते हैं, 1। मतलब ये पूरा टर्म को क्या मान लिया जाता है, 1। मतलब सीजीएस यूनिट में तुमको एप्सिलॉन ये सब चीज नहीं सुनने के लिए मिलेगा। तो जो भी परमिटिविटी है या जो भी रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह है वो सब का सब इसमें तुम्हारा सिर्फ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हम तोड़ते हैं इसको 1/4 पाई करके, लेकिन सीजीएस में इसको तोड़ा ही नहीं जाता है, इस पूरे फैक्टर को इसको कितना लिया जाता है। अब दिमाग में लगाने लगना, अच्छा कि ये इक्वल टू 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 1, इसलिए एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल हम बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन या परमिटिविटी का जो भी कहानी सिर्फ ऐसा ही है, इन सीरीज में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनीथिंग कॉल्ड क्या, परमिटिविटी, ठीक है। तो लिख लो द होल कांसेप्ट ऑफ परमिटिविटी इज एप्लीकेबल, द होल कांसेप्ट ऑफ परमिटिविटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एसआई यूनिट, फॉर एसआई यूनिट, कि परमिटिविटी सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एसआई यूनिट के लिए एप्लीकेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एक चीज पे, हम बोलते हैं 4 पाई का सिग्निफिकेंस क्या है। ये हम बोले थे कि बच्चा 4 पाई को नहीं पकड़ पाता है। F इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मान मीडियम कुछ भी m है, Q1 Q2 बाई क्या है तुम्हारा R स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन, कैसे कर लो, और 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, यही सबसे बड़ा चीज है यहां 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर याद करो तो पहले कुछ पढ़े हो,
4 पाई आर स्क्वायर, पहले कुछ पढ़े हो मैथ्स क्लास में, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्फेरिकल नेचर का फोर्स होता है। स्फेरिकल नेचर के फोर्स से कहने का मतलब कि तुम किसी भी एक चार्ज को यहां रखे हो, दूसरे चार्ज को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, इक्वल डिस्टेंस पर अगर तुम स्पेस में कहीं पर भी रखते हो तो हर जगह पर फोर्स क्या होगा, सेम होगा उसका, मतलब स्फेरिकल नेचर है इसका। स्फेरिकल स्फीयर का मतलब क्या होता है जी, कि अगर स्फीयर के सेंटर से तुम इक्वल डिस्टेंस हर तरफ भरोगे तो इस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर सेम ही सरफेस मिलेगा, एक ही तरह का सरफेस मिलता है स्फीयर में। इक्वल डिस्टेंस पर हर जगह पर इक्वल चीज मिलेगा तुमको स्फीयर में। और देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आ रहा है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब स्फेरिकल एरिया को लेकर चल रहा है। मतलब क्या होगा कि जैसे स्फीयर 3D में होता है चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें लगेगा, 3D में, स्पेस में लगता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्फेरिकल नेचर का होता है, मतलब स्पेस में हर जगह पर लगता है। बोलना कितना आसान है कि भाई इस चार्ज को हम, कितना आसान है बोलना कि इस चार्ज को कहीं भी रखेंगे तो ये फोर्स लगाएगा, लेकिन तुमसे पूछा क्यों लगाएगा ये फोर्स भाई, ऐसा क्या है कि इसको स्पेस में कहीं भी रखेंगे तो फोर्स लगाएगा। तो ऐसा इसमें क्या है, स्फेरिकल नेचर जो 3D को बताता है कि कहीं भी रहिएगा आपको फोर्स मिलेगा। तो ये 1/t जो 4 पाई आर स्क्वायर है, ये क्या है, तुम्हारा स्फेरिकल नेचर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हर तरफ स्पेस में अलाउ करता है। तो लिख लो इसको, पहले ऐसे लिखना, ये चीज ऐसे करके लिख लेना। अब लिखना सिंस 4 पाई आर स्क्वायर represents term of sphere, so electrostatic force consists of spherical nature. Yes, लिखो, so electrostatic force is of spherical nature. Electrostatic force is of spherical nature, that is acts in space, that is acts in space। इसलिए कहां पर लगता है, स्पेस में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूरा 4 पाई का पूरा थोड़ा सा कहानी सुनो कर लीजिए, और इसने किया। चलो तो परमिटिविटी के लास्ट थ्योरी में आते हैं, थ्योरी में, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल में आएंगे। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि थ्योरी के तुरंत बाद न्यूमेरिकल करा देने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, तुरंत में से दिमाग में चला जाता है, लेकिन आज मैं बस हमको छोड़ दो क्योंकि थोड़ा थक गए ज्यादा सुबह से, और अभी इसका थ्योरी ही आज हम रोकेंगे बस। उसके बाद अगले क्लास में इसका बस न्यूमेरिकल ही करवाएंगे। ठीक है, वो अगला क्लास में परमिटिविटी का होगा, सिर्फ अभी 40 मिनट थ्योरी ही बोल रहे हैं, परमिटिविटी 42 मिनट जितना भी हुआ है। अब अगला क्लास में न्यूमेरिकल होगा, लेकिन उससे पहले एक और थ्योरी बचा हुआ है, और ये थ्योरी है किताबों के पढ़े, ये बियॉन्ड द बुक्स है ये थ्योरी, ये वही बच्चा सोच पाएगा जो दिमाग लगाएगा। और देखो कितना जबरदस्त थ्योरी है, क्रॉस करने वाला तुरंत उसके दिमाग में सवाल उठ जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर आप, परमिटिविटी पर है कि जब आप बोल रहे हैं कि ठीक है परमिटिविटी एक तरह का परमिशन है जो कोई भी मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को देता है, अपने पार्टिकल्स को देता है, दो किसी भी चार्ज के फोर्स को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, किसी ज्यादा नहीं लगाने के लिए। हम समझ गए परमिटिविटी, लेकिन सर उससे पहले एक और चीज आप पढ़ाए हैं, याद करो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज है, इसके पास अलग अलग चार्ज रखा हुआ है बहुत सारा, तो इस पर क्या होगा, नेट फोर्स निकालने के लिए, इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्स को तुम क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। पूरा इसमें राज क्लियर आ रहा है, तो पूरा क्लियर आ रहा है इसमें, ये डार्क आ रहा है, दिख रहा है, मेरा फिर चिल्लाने लगता है सर, ये जो अजीब बच्चा सब है। हाँ तो चलो देखते हैं यहाँ पर डार्क पूरा क्लियर आ रहा है ना, जो लिखा हुआ है। हाँ सही। हाँ एक और बात कि जो बच्चा को आवाज में दिक्कत है वीडियो मत देखो, सीधा बात बोल रहा है, जिसको भी आवाज में दिक्कत है वीडियो मत देखो। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं मतलब कि एकदम चिल्ला चिल्ला के, तभी आवाज थोड़ा भाई कॉपरेट करो, थोड़ा सा कॉपरेशन का जरूरत है हमको, क्योंकि यहाँ पर हमको उतना प्रोफेशनली नहीं स्किल्ड हुए इस वीडियो बनाने के फील्ड में। ठीक है, तो उस इसीलिए समझो। हाँ एनीवेज आते हैं, निगेटिव आदमी हर जगह है, कितना अच्छा कर महात्मा गांधी बोले निगेटिव बोलता है तो हम क्या चीज है, खैर कोई बात नहीं है। तो चलो, तो हम क्या बोले थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्वेश्चनों से भटक गए इसी तरह में। हम क्वेश्चन ये किए थे कि अगर कोई भी मीडियम है तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, मीडियम अपने पार्टिकल्स को बोलेंगे जाओ इसके बीच के फोर्स को रोको। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था, याद करो, तो कोई भी एक चार्ज अगर दूसरे अलग चार्ज के पास पड़ा हुआ है तो इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए सारे इंडिविजुअल फोर्स को ऐड कर दीजिए, और कि किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरे से कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरे से कोई मतलब नहीं होता है। अब बताओ तो अब हम किसको सही माने, हम परमिटिविटी को सही माने जो कि कहता है कि दो चार्ज के बीच के फोर्स को रोको, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सही माने जो कि कहता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरे से कोई मतलब नहीं है। क्या क्या गड़बड़ी है, सोचो तो थोड़ा।
पॉज करके कि अगर सही में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही होगा तो दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरे से क्या मतलब है, और अगर परमिटिविटी सही है तो नहीं भाई दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरे से मतलब है कि वो रोक रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो क्या परमिटिविटी गलत है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गलत है? सोचो, पॉज करो। यहाँ पे सिर्फ चार्ज का बात है, तो चार्ज का है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये ना हुआ बात, ये रुको 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 लाइट। तो चलो गरीब आदमी लाइन करके कोई दिक्कत नहीं है, इसे स्टार्ट करते हैं। वैसे लिखेंगे कुछ नहीं, बस यहीं पर समझ के क्लास खत्म करेंगे, भगवान भी चाहे कि क्लास नहीं करने आएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि परमिटिविटी सही है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही है? दोनों सही है अपनी जगह, दोनों सही है अपनी जगह। कैसे? तो परमिटिविटी क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरे चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा। क्या परमिटिविटी कहीं पर ये कहता है कि दो चार्ज के बीच के फोर्स को मीडियम से कोई मतलब नहीं होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां गलत नहीं है, क्योंकि यहां ये मीडियम जो है अपने पार्टिकल्स को भेज के इसके फोर्स को रोक रहा है, लेकिन जो एक बार फोर्स लग गया फिर वो लगते रहेगा। बात को समझना, ये जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी फोर्स कितना लगेगा वो डिटरमाइन करवाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो बताएगा कि जो फोर्स एक बार लग गया वो लगते रहेगा। मतलब अंतर समझ रहा है ना कि परमिटिविटी तब का कहानी है जब देखो फोर्स लगना शुरू हुआ, लगते 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 यहां तक गया, ये यहां तक फोर्स डिसाइड हो गया इतना होगा, और इसके जब फोर्स डिसाइड हो गया तब किसका खेल शुरू होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। मतलब अगर एक बार इसके बीच में जो फोर्स लग गया तीसरे चार्ज को रखोगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए वैलिड है? दो चार्ज के लिए वैलिड है कि दो चार्ज और तीसरा चार्ज से पर नहीं होगा। लेकिन यहां बताओ तो मीडियम के पास क्या है? परमिटिविटी। तो ये मॉलिक्यूल्स है, इसके पास चार्ज होनी जरूरी है। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है दो चार्ज के बीच को तीसरे के फोर्स को तीसरे से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन परमिटिविटी कहता है, परमिटिविटी करता है अपने मीडियम अपने पार्टिकल्स को भेज के इसके फोर्स को रोकता है। तो जो ये पार्टिकल्स है उसके थ्रू इसके फोर्स को कंट्रोल कर रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? चार्ज के लिए वैलिड है। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं जिससे तुमको समझ में आए। पहला तरीका कि जो बताया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बार फोर्स लग गया उसके बाद का कहानी है, और परमिटिविटी कितना फोर्स लगेगा वो डिसाइड करने का कहानी है। दूसरा तरीका हम क्या बताए हैं कि यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दो चार्ज के फोर्स को तीसरे चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यहां पर मीडियम अपने चार्ज को भेजता ही नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू कहां से होगा? वो तो अपने पार्टिकल्स को कमांड करता है कि जाओ उसके फोर्स को कंट्रोल करो। पास में क्या कहना? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां वायलेट नहीं हो रहा है, और परमिटिविटी भी अपनी जगह सही है, और ये भी अपनी जगह क्या है? सही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत एडवांस क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको वापस जाके फिर से दो तीन बार सुने तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा, नो डाउट बिना झिझक की व्हाट्सएप में इस चीज को हम फिर से तुमको समझा देंगे, कॉल कर लेना, फिर समझा देंगे। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं समझ जाओगे। इस वीडियो को यही रोकते हैं। अब जो भी डायरेक्टरी कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वगैरह वाला वीडियो होगा या जो भी चीज छूटा हुआ होगा हम कल करवाएंगे। तो ये जो तुम्हारा 45 मिनट कितना देर हुआ है वीडियो का? आज 48 मिनट जो भी हुआ 48 मिनट सिर्फ थ्योरी करवा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए हमको फिर से 40 मिनट चाहिए जो कराएंगे। मोटा मोटी हमको लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा का इस पर परमिटिविटी पर तोड़ेंगे। होप सो यू ऑल गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। और अच्छे से वीडियो कवर करेंगे, जितना नोट्स आपको जितना हम लिखवाएं उसके अलावा भी अगर कुछ लगता है तो लिख लेना। अच्छा, इस चीज को अपने बोर्ड में लिखना, ये किसी बुक का चीज नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुम एक बार आउट ऑफ इंटरेस्ट जाके हम बताएं। ठीक है, इसको अपने स्कूल से करोगे। ठीक है, तो चलिए गुड बाय, एंजॉय।